हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया है। अच्छी चल रही है स्टडी। अभी पेपर स्टार्ट हो गए हैं। अभी पता है मुझे आप दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी में बिज़ी हैं। अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट का पेपर मार्च 22 को और 26 मार्च को है। हम जल्दी जल्दी कोर्स कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आप भी रिवीजन साथ में करते चलें। रोज़ 1 घंटा आप अगर अकाउंट पढ़ेंगे आराम से आपका हो जाएगा। पिछली क्लासेस हम 22 क्लासेस ले चुके हैं। आज ये हमारी 23rd नंबर की क्लास है और इसमें हम अकाउंटेंसी रैपिड रिवीजन करते करते शेयर कैपिटल वाले चैप्टर पर आ चुके हैं। और शेयर कैपिटल वाला चैप्टर हम पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे। आज हम उसी सीरीज़ में थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए। चल, तो आज हमारी 23 नंबर की क्लास है। ओके, समझना। डिस्कस द वैलिड कंडीशन फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर की वैलिड कंडीशन बताइए। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है पहले ये समझो। पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत समझाया है मैंने। जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा नहीं देता है, कंपनी ने कॉल करी, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं चुकाया, तो वो जो कॉल का पैसा नहीं चुका रहा है बहुत बार मांगने के बावजूद भी, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर फॉरफिट कर लेती है, उससे जब्त कर लेती है और फिर मेंबर रजिस्टर में से उसका नाम हटा देती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब देखें फॉरफीचर की कंडीशन क्या क्या है, वैलिड कंडीशन क्या है, कब कब मतलब किस कंडीशन में किया जा सकेगा। तो द फॉलोइंग रूल्स और कंडीशन शुड बी फॉलोड फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए फॉलोइंग कंडीशंस जरूरी है। पहला, द राइट टू फॉरफीट द शेयर्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स। आपको फॉरफीचर करने का राइट होना चाहिए कंपनी को, और किसके द्वारा? जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनते हैं उसमें क्लॉज डला होना चाहिए कि आप फॉरफीचर करने के लिए एबल हैं, आप फॉरफीचर कर सकते हैं। अगर आर्टिकल में लिखा है तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए फॉरफीचर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास एप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी भी शेयर होल्डर से वो मतलब उसको कुछ बताया नहीं और आपने उसका नाम हटा दिया मेंबर रजिस्टर से। हो सकता है कॉल देने में थोड़ा लेट हो जाए, हम बहुत बार फ़ोन भी कर दिए, फ़ोन नहीं उठाता तो हम फॉरफीचर कर रहे हैं, मिलने नहीं आता तो हम फॉरफीचर करें। एक जेन्यून रीज़न होना चाहिए फॉरफीचर का। आप ऐसे मनमर्जी से फॉरफीचर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे लिखा, द रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय द डायरेक्टर्स इन द मीटिंग। डायरेक्टर्स जितने कंपनी के हैं उन लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया होना चाहिए और उस प्रस्ताव में फॉरफीचर के मामले में आपको प्रस्ताव पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए, सभी डायरेक्टर की मंजूरी होनी चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉरफीचर कर सकते हैं। ठीक है, आगे, नोटिस बी सर्व्ड टू द शेयर होल्डर बिफोर शेयर्स बीइंग फॉरफिटेड। जिस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उसे नोटिस दो, उसे नोटिस रिटर्न में नोटिस दो। ऐसा नहीं बार बार ओरली बस कॉल लगा लिया और बात अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, नहीं नहीं, आपके पास लिखित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमने इस समय उसको कम्युनिकेट किया, इस समय लेटर भेजा, तो भी नहीं उसने दिया, तो फिर फॉरफीचर कर सकते। ठीक है, उसको नोटिस देना जरूरी है। द नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन टू फॉरफीट द शेयर शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर। भाई तुमने मीटिंग की और मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हुआ कि कुछ व्यक्ति हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं शेयर्स का, तो उनके शेयर फॉरफिट कर लेने चाहिए, तो नोटिस के साथ में उस प्रस्ताव की कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी। जो रिजोल्यूशन पास हुआ था मीटिंग में, आपने डायरेक्टर की मीटिंग करी, मीटिंग में आपने जो भी प्रस्ताव पारित किया उस प्रस्ताव की कॉपी वो आप क्या करें, वहाँ पर दें। किसके साथ? नोटिस के साथ। किस शेयर होल्डर को? जिसके शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं। ओके,
द फॉरफिटेड शेयर शुड बी री इशूड एट रीजनेबल प्राइस। अब ऐसा ना हो कि आपने किसी का शेयर फॉरफिट तो किया और फिर नया शेयर होल्डर ढूंढा और उसको री इशू कर रहे, तो री इशू कर रहे तो रीजनेबल प्राइस पर होना चाहिए। री इशू तो कर सकते हैं बट रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने शुरू में इशू किया था फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू मेरी 100 थी और फेस वैल्यू में से 80 रुपीज़ तो आ चुके हैं पिछले शेयर होल्डर से, 20 रुपया जो नहीं दे रहा था इस वजह से उससे फॉरफीचर हुआ है। अब हम नए को ढूंढने गए हैं और नए से 300 रुपये मांगने बैठ गए हैं, तो ये रीजनेबल प्राइस नहीं है, क्योंकि वो शेयर होल्डर फिर क्या बनेगा, 300 में शेयर होल्डर बनेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए जो पेड अप बन जाए। ओके, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जब आप फॉरफीचर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आ सकता है एग्जाम में। ओके, फिर ये हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बड़े आओ। अब एक और क्वेश्चन आया, व्हाट इज मीन्ड बाय क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है? मतलब प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने पिछली बार के लेक्चर में बताया था प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पाने का पूर्वाधिकार होता है। मतलब इक्विटी को बांटने से पहले प्रेफरेंस को बांटना जरूरी होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको पहले डिविडेंड मिलता है इक्विटी से। अगर मान लीजिए किसी वर्ष में डिविडेंड नहीं दे पाए तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में, जो क्यूमुलेटिव नेचर का प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें उसका डिविडेंड क्यूमुलेट होता चले जाता है। मतलब इस साल नहीं दिया तो अगले साल दे देंगे वही वाला, अगले साल भी नहीं दिया तो तीसरे साल दे देंगे, तीसरे साल भी नहीं दिया तो चौथे साल दे देंगे। तो पहले साल का तो देंगे ही देंगे, दूसरे साल का दूसरे साल में भी देंगे, साथ में पहला और दूसरे साल दोनों का देंगे। अगर 2 साल नहीं दिया तो तीसरे साल में 3 सालों का इकट्ठा देना पड़ेगा, तीसरे में भी नहीं दिया तो चौथे साल में पिछले 3 सालों का तो देना ही पड़ेगा, चौथे साल का भी देना पड़ेगा। तो ऐसे डिविडेंड क्या होता चले जा रहा है, क्यूमुलेट होता चले जा रहा है। इसी को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ठीक है, संचयी पूर्वाधिकारी अंश। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, किसी वर्ष डिविडेंड नहीं दे पाए तो वो उस साल का डिविडेंड फिर लैप्स हो जाएगा, आगे क्यूमुलेट नहीं होगा। अगले साल की पिक्चर अगले साल ही जो कमाएंगे उसी में से डिविडेंड बटेगा, पिछला भूल जाओ। ठीक है, उसमें नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो इस प्रकार के नेचर के प्रेफरेंस शेयर जारी करती हैं कंपनियां। आइए डिफरेंस पढ़ते हैं, देखें। Cumulative preference shares are those shares on which dividends are accumulated if the company is unable to pay dividends. कंपनी अगर डिविडेंड पेमेंट करने में अनेबल है तो फिर डिविडेंड क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, संचित हो जाएगा, संचित। ठीक है, उसके बाद इन एनी ईयर ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अच्छा, क्यों नहीं दिया था, क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था इसलिए हम नहीं दे पाए थे। These shareholders receive dividend with arrear of dividends in the year in which there is sufficient profit. अब आने वाले साल में प्रॉफिट हुआ तो पिछले साल का भी दो और दूसरे साल का भी दो। तो बात समझ में आ रही है। हमने डिविडेंड इसलिए नहीं दिया था क्योंकि जितना डिविडेंड देना बनता है उससे कम मुनाफा कमाया है कंपनी ने, तो हम कैसे दे दें तुमको डिविडेंड, नहीं दे पाएंगे, देने के लायक ही नहीं है अभी हम। तो फिर उस डिविडेंड का एक्यूमुलेशन कर दिया जाएगा, वो फिर डिविडेंड आने वाले सालों में मिलेगा जब कंपनी मुनाफा कमाएगी। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच डू नॉट हैव द राइट टू एक्यूमुलेट द अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड इसमें एक्यूमुलेट नहीं होता है। इसमें पहले साल नहीं दिया तो पहले साल का लैप्स हो गया, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ जब दिया, तीसरे साल में फिर नहीं हुआ तो नहीं दिया, तो ऐसी बात चलती है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव में डिविडेंड का अमाउंट क्यूमुलेट होता चल जाता है और नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं होता है।
ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है? चलो इसका वो स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, आओ अब अगला देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं समझना। देखो प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी एक ये भी है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिस समय ये कंपनी से जुड़े, कंपनी को पैसा दिया, उस समय ही एक बात शर्त के रूप में रख ली जाती है, ये टर्म्स कंडीशन जोड़ दी जाती है कि कुछ समय बाद इन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जो शेयर इक्विटी में कन्वर्टेबल है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने के योग्य हैं, तो उसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। और जो शेयर नॉन कन्वर्टेबल नेचर के हैं, जिन्हें हम रिडीम ही करेंगे, पेमेंट देकर रिडीम करेंगे, आज वो नॉन इरिडीमेबल है, आने वाले समय में भी इरिडीमेबल ही रहेंगे, वो कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, हाँ कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल पढ़ रहे थे। तो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल वो जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको रिडीम ही करना पड़ेगा। बात समझ गए? रिडीम करना पड़ेगा मतलब पैसा चुका देना पड़ेगा, ठीक है, उनको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स या फिर डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में भी इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, ये इनको कन्वर्टेबल कहते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर और डिवेंचर, जिन्हें इक्विटी शेयरों में कन्वर्ट ना किया जा सके, जिन्हें डिवेंचर्स में कन्वर्ट ना किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कन्वर्टेबल। और जो कन्वर्ट किए जा सके उसे हम कहेंगे कन्वर्टेबल। बोलो क्लियर? चल आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, नीचे हिंदी लिखी है उसकी। आगे, व्हाट आर द पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सहभागी और गैर सहभागी प्राथमिक शेयर, प्राथमिक शेयर, प्रेफरेंस शेयर को प्राथमिक भी बोलते हैं, ठीक है, पूर्वाधिकारी या पूर्वाधिकारी, पूर्वाधिकारी अंश। प्रेफरेंस शेयर को वरीयता शेयर या पूर्वाधिकारी अंश शेयर या फिर प्राथमिक अंश भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिख दिया, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, सहभागिता और गैर सहभागिता। जैसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन surplus profit which remains undistributed after the payment to all other shareholders. Non-participating shares are those shares which are only entitled to receive normal dividend and do not have right to participate in surplus profit. मतलब सुनो, सभी जैसे प्रॉफिट, मुनाफा कमाया कंपनी ने, अब वो मुनाफा बंटता है किस में, शेयर होल्डर में। अब शेयर होल्डर में मुनाफा बंटता है तो हमने प्रेफरेंस वालों को तो दे दिया है ना, अब बचे इक्विटी वाले। अब इक्विटी वालों में भी हमें कुछ दर डिसाइड करते हैं ना, कितने प्रतिशत डिविडेंड बांटेंगे, तो वो प्रतिशत डिविडेंड बांट दिया, बचा हुआ पैसा रख लिया, रिटेन अर्निंग बन गई। लेकिन क्या होता है, कई बार सबको दे देने के बाद भी पैसा बचा है, ठीक है, रिटेन अर्निंग नहीं रखना है, मान लो रिटेन अर्निंग को बांटना है, तो फिर ऐसे केस में उस रिटेन अर्निंग पर हक केवल पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स का ही होगा। पार्टिसिपेटिव शेयर होल्डर ही उसके हकदार होंगे सरप्लस प्रॉफिट के, और सरप्लस प्रॉफिट फिर पार्टिसिपेटिव शेयर होल्डर में बटेगा, नॉन पार्टिसिपेटिव शेयर होल्डर में वो सरप्लस प्रॉफिट नहीं बटेगा। ओके,
अच्छा, पार्टिसिपेटिव शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, हर मुद्दे पर पार्टिसिपेट करेंगे। और नॉन पार्टिसिपेटिव वो होते हैं जो कुछ मुद्दों पर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आओ देखो ध्यान दें। Participating preference shares are those which have the right to participate in surplus profit which remain undistributed after the payment to all other shareholder। मतलब कुछ इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी मिलती है। ठीक है, मतलब उसको फिक्स अमाउंट जो देना था वो तो दिया ही दिया, लेकिन एक्स्ट्रा में और प्रेफरेंस मतलब एक्स्ट्रा में और सरप्लस बच गया, तो वो सरप्लस जो है वो भी प्रेफरेंस शेयर्स में बट सकता है अगर वो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिव है तो भैया जो तुम्हारे को डिसाइडेड परसेंट दे दिया बस वही काफ़ी है, उससे आगे नहीं देंगे। ओके, ये बात होती है। फिर आगे क्या लिखा? which remain undistributed after the payment of all the other shareholders। Non-participating shares are those shares which are only entitled to receive normal dividend and do not have right to participate in surplus profit। मतलब नॉर्मल जो डिविडेंड दर था उतना ही देंगे नॉन पार्टिसिपेटिव को, और पार्टिसिपेटिव को सरप्लस प्रॉफिट भी मिलेगा। ओके, बढ़े आगे। चलो देखो अगला क्या है। हाँ, रिडीमेबल और रीरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो सकते हैं और जो इररिडीमेबल होते हैं। देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच हैव द राइट टू बी redeemed any time during the life of the company if they are fully paid। if they are fully paid, तो समझो रिडीमेबल वो होते हैं जो रिडीम कर दिए जाएंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, कभी भी 5 साल 10 साल 15 साल में रिडीम कर दिए। रिडीम मतलब उनको चुका दिया जाएगा, जो पैसा उनसे लिया था वो वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल। ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, उसको रिडीम करने की शर्त है, जिस समय हमने इशू किया था उसी समय शेयर होल्डर से एक कमिटमेंट कर ली थी कि आप ये ना माने कि कंपनी जीवन भर आपको डिविडेंड देती रहेगी, आपके साथ बनी रहेगी, आपको बीच में पैसा वापस लौटाकर आपको रिडीम कर दिया जाएगा। ये शर्त पहले ही कर ली जाती है शेयर होल्डर से। बात समझ में आई? तो वो होते हैं रिडीमेबल। और इररिडीमेबल क्या है? अच्छा, एक बात और, रिडीम हमेशा फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम होंगे, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं होंगे। पार्टली पेड क्या होते हैं? जितना पैसा लेना था शेयर होल्डर से उतना नहीं दिया है, तो थोड़ा दिया है थोड़ा नहीं दिया है, पार्टली पेड है, तो वो पार्टली पेड को रिडीम नहीं करना, फुली पेड प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम होंगे। ओके, अच्छा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच डू नॉट हैव राइट टू रिडीम्ड। These shares can be redeemed only at the time of winding up of the company। इररिडीमेबल उसे कहते हैं जिसको पेमेंट नहीं किया जाएगा लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, केवल कंपनी जब बंद होगी वाइंडिंग अप पे आएगी उस समय दिया जाएगा। मतलब ये इक्विटी के और इक्विटी के साथ पैरेलली बने रहेंगे। ठीक है, समान तौर पर बने रहेंगे और कंपनी के जीवन काल तक साथ में रहेंगे। ठीक है, रिडीमेबल में क्या था? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी कभी भी पैसा देके लौटा दो, बाहर कर दो। लेकिन इररिडीमेबल में क्या है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी कभी भी उसको रिडीम नहीं करेंगे, मतलब पैसा वापस चुकाकर उन्हें रफा दफा नहीं करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, तो वो इररिडीमेबल कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। बोलो, बात समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बड़े चल, अब आओ, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्टिव बताइए। प्रोस्पेक्टस विवरणिका के उद्देश्य लिखे, 2019 में आया है। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है पहले ये समझो।
जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स डिबेंचर्स इशू करना चाहती है तो वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, और प्रॉस्पेक्टस जो होता है उसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, किस भाव पे करेंगे, किस दिन हमारा आईपीओ आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर आएगा, किस दिन तक ओपन रहेगा, और हमने कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारी जीवन गाथा उस प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती है, ताकि लोग उस प्रॉस्पेक्टस को जब पढ़ें तो कंपनी का बैकग्राउंड पता कर सकें कि कैसे ये बनी है और कैसे आगे चली है। जब ऐसा होता है तो प्रॉस्पेक्टस एक प्रकार से जानकारी मुहैया करवाता है उन लोगों को जो शेयर्स खरीदते हैं, जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का अपना मन बनाते हैं। तो उनके मन को जीतने के लिए भी प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है कि आप हमारी कंपनी में आइए, पैसा लगाइए। आई समझ में? तो प्रॉस्पेक्टस के उद्देश्य पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। आइए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉस्पेक्टस आर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। आपसे पैसा लेंगे, वो पैसा हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम इस कंपनी को किस मुकाम पर ले जाएंगे, कंपनी बढ़ेगी तो तुम भी बढ़ोगे, क्योंकि तुम हमारे साथी बन रहे हो, तुम हमें पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो कंपनियां कमिटमेंट करती है इसके जरिए। देखो, ये बात की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किस बात की, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे ऑफ द कंपनी। ओके, आगे बढ़े। टू नो अबाउट द नेचर एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का नेचर क्या रहेगा, कंपनी का फ्यूचर क्या रहेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। टू नो अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। आज की तारीख में जब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे तो उस समय कंपनी के पास कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इन बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से। बोलो, क्लियर? टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के कौन कौन एमडी है, कौन कौन डायरेक्टर है, कौन कौन प्रमोटर है, कौन कौन बैंकर्स हैं, कौन कौन ब्रोकर्स हैं, कौन कौन अंडरराइटर्स हैं, इन सब बारे में प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है। ठीक है। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, बैंकर्स, ब्रोकर्स, ये सब। ठीक है। अच्छा, तो एक आम जनता कैसे पता लगाएगी कि इस कंपनी के कौन कौन एमडी है, डायरेक्टर है, ब्रोकर है, बैंकर है, अंडरराइटर है, ये सब कैसे पता लगे? तो प्रॉस्पेक्टस पढ़ के। कभी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे ही किसी के बोले और कहने से आप उस कंपनी में पैसा ना लगाएं। ठीक है, आपको पहले उसके बारे में पूरी जानकारी पता लगानी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पता कैसे लगेगा? प्रॉस्पेक्टस पढ़ के। बात समझ गए? ये बात थी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लें, ये क्वेश्चन आ सकता है, 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्ट होते हैं प्रॉस्पेक्टस के। चलिए आगे बढ़े। आइए, डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। समझना, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और शेयर वारंट क्या होता है। बच्चे, शेयर सर्टिफिकेट हर वो व्यक्ति जो कंपनी के शेयर खरीदेगा, जो मेंबर बनेगा, वो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी शेयर होल्डर को देगी कि आप हमारे शेयर होल्डर बने हैं, आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया गया। उसमें शेयर की संख्या, उसकी रेट, उसका टोटल वैल्यू, ये सब लिखा जाएगा। जबकि शेयर वारंट में ऐसा नहीं होता। शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट होता है फ्यूचर का कमिटमेंट। आज हम तुझे शेयर होल्डर नहीं बना रहे, लेकिन तुझे फ्यूचर में बनाने का वादा कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा?
चलो देखो मेरे बेटा, ये एक कंपनी है, बोलो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके, पीवीटी एलटीडी या फिर एलटीडी, ओके। ये कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, शेयर इशू करती है, इशूड, ओके। अब कोई एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए इस शेयर को खरीद लेते हैं, खरीदते हैं, इसके शेयर खरीद लेते हैं, शेयर सब्सक्राइब्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब मिस्टर ए कौन है, हमारे पड़ोसी हैं साहब, हमारे पड़ोसी। और ये कौन है, ये मैं हूं। कंपनी खूब मेहनत कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा मुनाफा कमा रही है साहब, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। मिस्टर ए जब शेयर खरीद रहे थे तो मुझे बोल रहे थे आप भी खरीद लो, आप भी खरीद लो। मैंने बोला नहीं भैया, मैं नहीं खरीदता, मैं नहीं खरीदता। अब लेकिन ये कंपनी जब बहुत मेहनत करके अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट में डिविडेंड कमा रही है, डिविडेंड जो है वो मिस्टर ए को बांट रही है, तो मिस्टर ए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, अच्छा डिविडेंड पा रहे हैं। अब हमारे पड़ोसी हैं तो उनकी तरक्की देखकर हमें जलन हो रही है। अब वो जलन हो रही है तो हमको लगा यार क्यों ना हम भी ये शेयर खरीद लेते हैं। तो हमने बोला क्या करें, शेयर खरीद लें कि नहीं खरीदें। अब ये कंपनी के शेयर क्या हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड के नहीं होते हैं, है ना, पब्लिक कंपनी के स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, ओके, शेयर बाजार जो है ना उसमें। अब एक बात है कि मैं चाहूं तो यहां से शेयर खरीदूं, यहां से शेयर खरीदूं, लेकिन यहां पर अब मार्केट प्राइस जो है वो शेयर का पहुंच गया 150, लेकिन जब उनने शेयर इशू किए थे उस समय 100 रुपये था, मुझे महंगा लग रहा है। तो मैं क्या किया, दौड़ा दौड़ा गया कंपनी के पास, कंपनी एक काम करो ना, मुझे शेयर दे दो ना। तो कंपनी बोलती है तुम कहाँ से आ गए, हम हमारा धंधा पानी करें कि तुमको शेयर बांटते फिरे, जब बांटने थे बांट दिए, तब तुम हमारे शेयर होल्डर बने नहीं, तो अब क्या हम बार बार शेयर ही बांटते रहे। तो बोले, ये बोलता है, मतलब मैंने उसको बोला कि दे दो ना, दे दो ना, थोड़े 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 शेयर दे दो ना। तो कंपनी क्या सोचती है, कंपनी बोलती है कि एक काम करो ना, आप स्टॉक मार्केट से खरीद लो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो भी ये हम बहुत गिड़गिड़ाते हैं इसके सामने, कंपनी के सामने बोलते हैं कि नहीं सर, अब स्टॉक मार्केट में तो बहुत महंगा चल रहा है, आप दे दो ना थोड़ा सस्ते में। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है अब आया है तो इसको फंसा ही लेते हैं, चलो। तो कंपनी इससे पैसा ले लेती है और इसको एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है, अपनी सील लगा के, सील साइन लगा के इसको एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है। और इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि पैसा तू मुझे आज दे दे, अभी तेरे को शेयर नहीं दे रहे, लेकिन तुमसे कमिटमेंट कर लेते हैं, फ्यूचर में कभी भी शेयर नए इशू किए जाएंगे तो तुझे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और तुझे शेयर होल्डर आने वाले समय में बना लिया जाएगा। तो ये जो कमिटमेंट किया है कंपनी ने, यही शेयर वारंट है। क्या है, शेयर वारंट है। बात समझ में आई। तो शेयर सर्टिफिकेट किसे मिलता है, जो शेयर होल्डर बन चुका है, और शेयर वारंट किसे मिलता है, जो फ्यूचर में बनने वाला है।
या बनने के आसार है, ठीक है, तो इसी को शेयर वारंट कहते हैं। आइए पढ़ते हैं, देखें, समझना। द डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू डॉक्यूमेंट्स आर एज गिवन बिलो। The share certificate can be issued to every individual to whom shares have been allotted. जिनको शेयर अलॉट किए हैं उनको इशू किया जाता है। Whereas share warrants are issued only to the holders of fully paid up shares. शेयर वारंट जो है फुली पेड अप को ही इशू किया जाता है। अब फुली पेड अप क्या, पहला पैसा पूरा का पूरा ले लेते हैं, ठीक है, और फिर शेयर वारंट इशू करते हैं। आई समझ में। शेयर सर्टिफिकेट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड के जरिए शेयर सर्टिफिकेट क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। वेयर एज शेयर वारंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी बिकॉज इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब शेयर वारंट जो होते हैं ना, वो जिस व्यक्ति के हाथ में होते हैं वही उसका मालिक होता है। आज तो मेरे हाथ में वो शेयर वारंट, तो मैं फ्यूचर में बन सकता हूं, वही शेयर वारंट मैं किसी और को बेच दूं तो वो भी उस वारंट का होल्डर हो गया। अब वो वारंट जो है वो चाहे कंपनी के पास जाकर उसको रिडीम करवा सकता है, उसको पैसा मतलब उसको शेयर्स लेने का हक दे देता है वो वारंट। तो जो होल्डर होगा वही वारंट का अधिकारी होगा, ठीक है। The name of share certificate holder is entered in the register of members. Okay. मेंबर रजिस्टर में शेयर सर्टिफिकेट वालों का नाम लिखा जाएगा। While it is not necessary to record the name of share warrant holder in such register. शेयर वारंट वालों का नाम रजिस्टर में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट वालों का लिखा जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल शेयर होल्डर है। और शेयर वारंट क्या है, वो आने वाले समय में शेयर होल्डर बनेगा मेरा। आई समझ में। शेयर सर्टिफिकेट होल्डर बिकम्स अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड ही ऑब्टेन्स ऑल द राइट ऑफ मेंबर्स, बट शेयर वारंट होल्डर्स आर नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी अनलेस देयर इज एनी सच प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। शेयर वारंट होल्डर जो होते हैं ना, वो मेंबर नहीं कहलाते, जबकि शेयर सर्टिफिकेट होल्डर जो होते हैं वो मेंबर कहलाते हैं कंपनी के। आई समझ में। अच्छा, मेंबर कहलाना नहीं कहलाना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा डिसाइड होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि शेयर वारंट वालों को भी मेंबर माने तो फिर वैसा माने, और नहीं लिखा है तो मत माने, ठीक है। अ पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट्स, बट अ प्राइवेट कंपनी हैज नो राइट टू इशू शेयर वारंट। तो यहाँ जो मैंने ये जो क्वेश्चन करवाया था, इसमें एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं मतलब ये समझाया, इसमें प्राइवेट लिमिटेड को कट कर देना, केवल पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी वही शेयर वारंट इशू कर सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। आगे बात समझ में। तो शेयर वारंट एक प्रकार का कमिटमेंट है जो कंपनियां उन लोगों से करती है जिनको फ्यूचर में शेयर होल्डर बनाया जा सकता है। अच्छा, एक बात समझो, आज की तारीख में शेयर वारंट इशू कर दिया, उसको शेयर होल्डर बनाएंगे, अब वो चाहे तो किसी और को शेयर वारंट बेच भी सकता है, ठीक है, तो वो उसके डिस्क्रिप्शन पर है। तो जिसके पास वो होल्डिंग होगी वही वारंट का अधिकारी होगा और उसी को हम आगे शेयर होल्डर बनाएंगे। आई समझ में। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, आगे देखें, ये मैंने समझाया था, ये तो इसका लेने की ज़रूरत नहीं है स्क्रीनशॉट। चलो, ये हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़े आगे। चलो, अब आता है एक स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर।
या व्हाट इज मीन्ड बाय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मेरे बेटा एक बात समझना, कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों को, अपने डायरेक्टर्स को, इन लोगों को क्या करती है, सस्ते दामों में शेयर बेचने का एक स्कीम लाती है। उसी को स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं, उसी को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कंपनी जो अच्छा बिजनेस कर रही है, उसके मार्केट में एक शेयर 500 रुपये का बिक रहा है, एक शेयर 500 रुपये में बिक रहा है। अब कोई कंपनी चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे, वो अपने एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट देना चाहती है, तो ऐसे केस में ईसॉप ऑप्शन लेकर आती है। ईसॉप ऑप्शन मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको स्वेट इक्विटी शेयर भी कहते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब सस्ते दामों में शेयर बेचना, स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। तो वो 500 की रेट में मार्केट में मिल रहा है, आज हम एम्प्लॉय को वो सस्ते रेट में 100 रुपये में दे देंगे। 100 रुपये में शेयर रख, ये शेयर तेरे पास होल्ड रख, लेकिन तेरे से हमें एक कमिटमेंट चाहिए, तू हमारे बताए हुए मिनिमम पीरियड तक हमारे साथ बना रहेगा, तू हमें छोड़कर नहीं जाएगा, मिनिमम 5 साल हमारे यहाँ ड्यूटी करता ही रहेगा, हमारे यहाँ सर्विस देता ही रहेगा। तो एम्प्लॉय से ऐसा बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है, ऐसा एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है कि आपको 5 साल हमारे यहाँ मिनिमम नौकरी करनी ही है, बदले में तुम आज ये सस्ते दाम के शेयर खरीद लो। अब सस्ते दाम के शेयर खरीदने से एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा, वही शेयर मार्केट में ले जाके बेचेगा तो 500 रुपये में बिक जाएगा, तो 400 का मुनाफा यहीं की यहीं आज कैपिटल गेन के रूप में उसको मिल गया है। अच्छा, आज 500 का चल रहा है, कंपनी और आगे मेहनत करेगी, ग्रोथ करेगी, बढ़िया अच्छे मुकाम हासिल करेगी, तो वही 500 का शेयर आगे चल के 1000, 2000, 1500, 1200 ऐसे रेट पे चले जाएगा। तो जब वो बहुत बढ़ जाएगा तो वो एम्प्लॉय का कैपिटल गेन भी तो बढ़ेगा। तो वो एम्प्लॉय ने जो सस्ते दाम पर आज शेयर ले लिए थे, वो एम्प्लॉय को एक बेनिफिट भी तो मिलने चालू हो जाएगा। तो वो चाहे तो फ्यूचर में उसको बेचकर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है कैपिटल गेन के रूप में। बोलो क्लियर है? तो इसी को कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। आइए देखते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर इज द अल्टरनेट नेम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सचेंज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज स्कीम, in which the employees of the company or director cum employees of the company are offered share at a price below the market price। मार्केट प्राइस से कम के रेट पर क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है, ठीक है। एंड द एम्प्लॉयज और डायरेक्टर कम एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू परचेज द शेयर। अब ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं होता है, ऑप्शन दिया जाता है ना, तेरी मर्जी, ये खरीदना है तो खरीद, नहीं खरीदना है तो मत खरीद। तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है, ये बात ठीक है। इसी को कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, ठीक है। ओके, थैंक यू की स्लाइड आ गई, ठीक है बच्चे, आया होगा समझ में। आई होप सभी को अच्छे से आ रहा है समझ में। हाँ जी, देखिए अच्छे से मेहनत करें, याद करें। अभी थ्योरी चल रही है, फिर हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करेंगे, और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करें। सभी लोग आस लगा के बैठे हैं आपसे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपके माता पिता खुश होंगे, हम भी बहुत खुश होंगे। आप जब हमसे मिलेंगे, मिलते हैं आप हमसे, डाउट लेकर आते हैं, उस समय भी आपके डाउट सॉल्व करवाए जाते हैं। किसी बच्चे को डाउट रहता है, आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपनी बुक करिए सीट। संडे के दिन 11-12 बजे हम हमेशा मिल रहे हैं, हर संडे मिल रहे हैं,
और सभी बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहे हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी डाउट है आप लेकर आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पर डाउट सेशन रखा गया है और ये रिविजनरी क्लास आप देखते रहिए, इससे आपकी स्टडी और अच्छी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।